सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी भारत की खोज पुस्तक का चौथा अध्याय युगों का दौर से संबंधित कुछ विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको यह पता ही होगा कि भारत की खोज पुस्तक के जो लेखक हैं वह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और उन्होंने यह पुस्तक तब लिखी थी जब वह अहमदनगर के किले में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास और भारत में आए उतार चढ़ावों को अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करके लोगों के समक्ष इतिहास को प्रस्तुत किया है और आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित युगों के दौर का अध्यापन विस्तार पूर्वक करेंगे। बच्चों, आज हम प्रथम जिस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं वह है हर्षवर्धन का साम्राज्य। यहाँ पर आपको सम्राट हर्षवर्धन के विषय में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। उनका राज्य कहां से कहां तक था, उनका झुकाव कौन से धर्म की ओर था, उनके राज्य काल में कौन सा यात्री भारत आया था, उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र किसे बनाया था तथा उनकी मृत्यु के बाद कौन सा धर्म अपनी जड़ों को फैला रहा था, इसके विषय में आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया जाएगा। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य का गठन किया। बच्चों, हर्षवर्धन जो थे वह कन्नौज के राजा थे और उन्होंने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। लेकिन वे कट्टर बौद्ध भी थे, यानी कि वह बौद्ध की शिक्षाओं में वह विश्वास रखा करते थे। लेकिन यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि बौद्ध में विश्वास रखने के कारण वह अन्य धर्मों को महत्वता नहीं देते थे। वह हिंदू धर्म को भी उतनी ही महत्वता और प्रोत्साहन दिया करते थे जितना वह बौद्ध धर्म को देते थे। बच्चों, उन्हीं के समय में एक चीनी यात्री जिसका नाम था हुआंग त्सांग, वह 1629 ईस्वी में भारत आया था। बच्चों, वे एक महान यात्री के साथ साथ एक लेखक भी थे जिन्होंने हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की शिक्षाओं को चीनी भाषा में अनुवाद किया था। वे महान कवि और नाटककार थे, यानी कि हर्षवर्धन जो थे वो एक महान कवि थे। वह संगीत कला में, नाटक कला में भी रुचि रखा करते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक का प्रसिद्ध केंद्र बनाया हुआ था। उनके दरबार में कलाकारों को, कवियों को एकत्रित किया जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। लेकिन हर्षवर्धन की जो मृत्यु थी वह 648 ईस्वी में हो गई थी। बच्चों, जिस समय हर्षवर्धन का समय चल रहा था उसी समय इस्लामी जो धर्म था वह अरब के रेगिस्तानों से निकलकर अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपने कदम बढ़ा चुका था और इन देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार होना भी धीरे धीरे शुरू हो चुका था। बच्चों, अब हम आपको जिस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं वह है भारत का विदेशी व्यापार। बच्चों, आपको यह जानकर अत्यंत ही हैरानी होगी कि भारत का जो व्यापार था वह केवल भारतीय सीमा के अंतर्गत ही नहीं था। उसका एकाधिकार भारत से निकलकर
कई पूर्वी और उत्तरी देशों तक भी फैल चुका था। भारतीय व्यापार बहुत दूर तक फैलने के कारण विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का अंकुश था। यानी कि भारत का जो व्यापार था वो बहुत दूर तक फैल चुका था। और तो और विदेशी मंडियों में यानी कि विदेशी बाजारों पर केवल एकाधिकार जो था वो भारतीय व्यापारियों का था। बच्चों, पूर्वी समुद्री देशों से लेकर भूमध्य सागर तक भारतीय व्यापारियों का आधिपत्य फैला हुआ था। भारत जो कि पूर्वी सीमा में है और भारत का जो एकाधिकार हो गया था वह भूमध्य सागर के मध्य तक आने वाले सभी देशों पर हो चुका था। व्यापारी जो थे वह भारतीय व्यापारी हम कह सकते हैं, उनका एकाधिकार जो था इन देशों की मंडियों पर था। यानी कि देश में दूसरे देशों के बाजारों में भी जो भारतीय माल था वह ही बिका करता था। भारत के जो वस्तुओं में जो सबसे ज्यादा जिस वस्तु की बिक्री होती थी वह था भारतीय कपड़ा। प्राचीन काल से ही भारतीय कपड़े की मांग सिर्फ भारत देश तक ही नहीं थी, वह मांग दूसरे देशों में थी, क्योंकि कपड़े को रंगने की कला जो थी वो भारत में अत्यधिक प्रगति कर चुकी थी। भारत में पक्के रंग बनाने शुरू कर दिए थे। और तो और कई ऐसे तरीके भी निकाले जा रहे थे कि इन रंगों को अधिक समय तक ज्यों का त्यों रखा जा सके। बच्चों, इसमें एक रंग था जिसे हम कहते हैं नील, और अंग्रेजी में इसे इंडिगो कहा जाता है, और इसी शब्द से इंडिया का नाम बना है। भारत में नील की खेती होती थी और इसी नील की खेती से कपड़े को रंगने का कार्य किया जाता था, और यह कार्य भारत में अत्यधिक मात्रा में हो रहा था। और भारतीय कपड़े की मांग केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई थी, वह विदेशी बाजारों में भी बहुत अधिक थी। इसी के साथ साथ रेशम उद्योग भी विकसित हुआ, लेकिन जितना सूती कपड़ा विकसित हुआ उतना रेशम का उद्योग जो था वह विकसित नहीं हुआ। भारत में रसायन शास्त्र का भी विकास अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हो चुका था। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जो बना कपड़ा था उसकी मांग विदेशों में बहुत अधिक होती थी, और वह इसलिए थी क्योंकि भारत में रंगने की कला प्रसिद्ध हो चुकी थी, और तो और नए नए तरीके निकाले जा रहे थे। भारत में नील की खेती होती थी और जिसे अंग्रेजी में हम इंडिगो कहते हैं, और इसी से ही इंडिया का नाम बना। भारत में रेशम का भी व्यापार विकसित हुआ, लेकिन वह सूती कपड़े की अपेक्षा इतना अत्यधिक प्रचलित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन रसायन शास्त्र भी भारत में बहुत अधिक विकसित हो चुका था, और दूसरे देशों की तुलना में भारत विकसित देश कहला रहा था। बच्चों, भारत का विदेशी व्यापार के विषय में आपको मैंने कुछ मुख्य बातें पिछली स्लाइड में बताई हैं। उसमें आपको भारतीय कपड़े के विषय में, रेशमी कपड़े के विषय में और रसायन शास्त्र के विषय में बताया। अब मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताती हूँ। भारतीय फौलाद को ताप देना जानते थे, यानी कि भारत में लोहे से बनी वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में बन रही थी। भारतीय व्यापार में लोहे की मांग भी जो थी वह दूसरे देशों में बहुत अधिक हो रही थी, क्योंकि लोहा जो था वह हथियार बनाने के काम आता था। बच्चों, सिर्फ लोहे का आयात ही नहीं होता था या निर्यात ही नहीं होता था, हमारे देश का औषध विज्ञान यानी कि औषधि औषधि का अर्थ होता है दवाइयाँ, वह भी बहुत तरक्की कर चुका था। यहाँ पर
शरीर विज्ञान, शरीर रचना का पठन होता था। अर्थात भारत में शरीर से संबंधित बातों को व यह शरीर की रचना किस प्रकार हुई है उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा था। और तो और हमारा रक्त का संचार किस तरह से होता है इसे भी बहुत पहले ही भारत में बताया जा चुका था। बच्चों, इसी के साथ साथ खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुके थे। यानी कि खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विषय में भी भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा था। बच्चों, एक निश्चित पंचांग दिया जाता था। आपने शायद पंचांग का नाम अपनी दादी या नानी के मुंह से सुना होगा, क्योंकि पंचांग जो होता है वह हमारे ग्रहों की स्थिति के विषय में बताता है। वह जो ज्योतिष शास्त्र है वह हमारे ग्रहों के विषय में भी विस्तार पूर्वक बताता है, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। समुद्री यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खगोल शास्त्र काफी सहायक सिद्ध होता था, क्योंकि भारतीय व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाया करते थे और इसके लिए खगोल शास्त्र की शिक्षा का अध्ययन होना भी अत्यधिक अनिवार्य था। इसलिए भारत में खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दी जा रही थी। भारत में जहाज बनाने के उद्योग भी बहुत ही उन्नति कर रहे थे, क्योंकि समुद्री रास्ते से ही यह व्यापारी आवागमन किया करते थे। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत का विदेशी मंडियों पर कई समय तक एकाधिकार रहा। भारतीय विदेशी व्यापार के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया। कपड़े के विषय में, रेशमी कपड़े के विषय में, रसायन शास्त्र के विषय में, लोहे के विषय में, उससे बने हथियारों के विषय में, भारतीय औषधि के विषय में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा था, यानी कि कौन से विषयों पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा था, ये बताया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि खगोल शास्त्र क्यों अत्यधिक जरूरी था। भारत में छोटे उद्योग ही नहीं, बड़े बड़े उद्योग भी विकसित हो चुके थे। जी बच्चों, भारत में बड़े बड़े जहाज बन रहे थे। आपको मैंने अभी यहाँ पर यह भी विस्तार पूर्वक बताया, और अंत में मैंने यह भी बताया कि भारतीय व्यापारियों का विदेशी मंडियों पर कुछ साल तक नहीं, एक सदी तक एकाधिकार रहा। बच्चों, यहाँ पर आपको प्राचीन भारत में गणित शास्त्र का क्या मुख्य योगदान रहा है उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आधुनिक अंक गणित, जिसे आज अर्थमेटिक कहते हैं, और बीज गणित, जिसे आप अलजेब्रा कहते हैं, बच्चों इन दोनों विषय की जो नींव थी वह भारत में ही पड़ी थी। शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को कई मुश्किलों से बहुत पहले ही आजाद कर दिया था। यानी कि भारत में शून्य को मिलाकर 10 संख्याएं बनाई गई थी, और इन 10 संख्याओं ने मनुष्य के जीवन में जो कई मुश्किलें आ रही थी उसे बहुत पहले ही आजाद कर दिया था। बच्चों, जो ये अंक भारत में बनाए गए थे वह अन्य देशों के अंकों से पूर्णतः अलग थे। अंक गणित और बीज गणित में भारत जो था वो बहुत ही आगे था अन्य देशों से। जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता था, अब उसे एक अंक समझा जाने लगा। आपने तो यह सुना ही होगा कि शून्य जो है उसकी खोज भारत में ही की गई थी। जो शून्य पहले कोई महत्वता नहीं रखता था, अब शून्य को अत्यधिक महत्वता दी जाने लगी। बीज गणित में यदि अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन ग्रंथ
ज्योतिर्विदित है, जो कि आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखित है और इसे 427 ईस्वी में लिखा गया था। वहीं भारतीय गणित शास्त्र में भास्कर जी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने गणित शास्त्र की रचना 522 ईस्वी में की थी। बच्चों, गणित शास्त्र में एक और महान शास्त्री जी है, जिनका नाम है भास्कर द्वितीय, जिन्होंने जिनका जन्म जो है वो 1114 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर 3 मुख्य ग्रंथ लिखे और इन्हीं ग्रंथों के उपरांत भारत की जो गणना है वह उच्च कोटि के देशों में की जाने लगी। बच्चों, अब हम आगे विस्तार पूर्वक बताते हैं। भास्कर द्वितीय जी की अंक गणित की जो पुस्तक है उसका नाम है लीलावती। बच्चों, यह नाम एक स्त्रीलिंग है, यानी कि लीलावती जो नाम है वो एक स्त्री का नाम है। बच्चों, माना जाता है कि शायद लीलावती उनकी पुत्री का नाम होगा, लेकिन इसका अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। यह पुस्तक छोटी उम्र के आयु के बच्चों के लिए बड़ी ही उपयुक्त है, यानी कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है वह जो अंक गणित के मुख्य सूत्रों को आसानी से समझ लेता है। बच्चों, एक गणित शास्त्र में बदलाव आया, वह आया था 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्य में। बेटा, खलीफा अल मंसूर जो थे वो बगदाद के खलीफा थे और उस वक्त बहुत से भारतीय विद्वान जो थे वो बगदाद गए। बच्चों, ये अपने साथ, यानी कि जो भारतीय विद्वान जो कि जो इसके राज्य में गए, यानी कि बगदाद में गए, वे अपने साथ खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें भी ले गए और बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। इन विद्वानों ने वहाँ के बड़े बड़े जो विद्या अध्ययन के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर खगोल शास्त्र और गणित की जानकारी दी और तो और यह भारतीय पुस्तकें जो थी उसका अरबी में अनुवाद भी किया जाने लगा। मध्य एशिया से स्पेन तक भारतीय गणित के ज्ञान को फैलाने का कार्य जो था वह अल मंसूर के राज्यकाल में हुआ, क्योंकि बगदाद में बहुत दूर दूर के विद्यार्थी जो थे वो शिक्षा प्राप्त करने आ रहे थे और बगदाद में बहुत से भारतीय विद्वान भी खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे और अब जो कि भारतीय भाषा में खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र की पुस्तकें लिखी गई थी, अब उसका अनुवाद अरबी में हो गया था और वहाँ के जो विद्वान हैं वह भारतीय पुस्तकों की मदद से विद्यार्थियों को खगोल शास्त्र और गणित की शिक्षा दे रही थी। अतः आपने यह जाना कि किस तरह से गणित शास्त्र के कारण भी भारतीय जो लोग थे, भारत जो था वो उच्च श्रेणी में पहुंच चुका था। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह अध्ययन सामग्री समझ में आ गई होगी। आपने यह वीडियो 2 से 3 बारी देखनी है। उसके तदुपरांत आपको एक कार्य पत्रिका दी गई है। आपने उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह अपनी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में साफ और स्पष्ट शब्दों में करने हैं। धन्यवाद।